नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि बैंक में लॉकर कैसे खुलवाएं या सभी नियम के साथ बैंक में लॉकर कैसे खुलवाएं। तो बने रहिए मेरे साथ और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि बैंक में लॉकर कैसे खुलवाएं। तो सबसे पहले जो बैंक में लॉकर खुलवाने के लिए जिनके पास लॉकर हैं तो वो भी जो RBI की गाइडलाइन है, नई गाइडलाइन है, अगर आपको सुटेबल लगे तो आप देखते हुए चलिए। और ऑलमोस्ट जिसने बैंक में लॉकर नहीं खुलवा रखा है तो उनके लिए एक अहम जानकारी है कि बैंक में लॉकर कैसे खुलवाएं, इस चीज को ध्यान में रख सकें। तो कंटिन्यू करते हैं, बैंक में लॉकर कैसे खुलवाते हैं। तो सबसे पहले कि जो बैंक में हम लॉकर खुलवाते हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि बैंक में लॉकर खुलवाते वक्त हमारे लिए जो बैंक रिक्वायरमेंट रखता है या रूल्स रखता है, गाइडलाइन रखता है, वो होती क्या है। तो उन्हीं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये, अगर हम जब बैंक में लॉकर खुलवाने जा रहे हैं तो क्या हमारे लिए उस बैंक में अकाउंट होना जरूरी है या उस बैंक में अकाउंट खुलवाना जरूरी है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है जो हर किसी के दिमाग में आता है। मान लो किसी को SBI बैंक में जाना है लॉकर के लिए और SBI बैंक में लॉकर के जो दाम है वो थोड़े कम है, लेकिन हमारा अकाउंट SBI बैंक में नहीं है और हमें अपना लॉकर SBI बैंक में ही खुलवाना है। तो क्या ये जरूरी है कि SBI में हमें अकाउंट भी खुलवाना है? तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। अगर हमारा लॉकर जिस बैंक में है उसमें हमारा अकाउंट खुले या ना खुले ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बैंक एक बार दो बार इंसिस्ट जरूर करेगा, यानी आपसे बोलेगा जरूर कि सर आप अपना अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, हमारे बैंक में अकाउंट खुलवाओगे तो ये सुविधाएं मिलेंगी, ऐसा बैंक बोल सकता है। लेकिन वो आपसे प्रेशर नहीं कर सकता इसके लिए कि आपको अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा। तो ये बात आपकी क्लियर होगी कि जिस बैंक में हम अपना लॉकर खुलवाएं उसमें हमारा अकाउंट खुलना बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन इसमें एक कंडीशन, अगर हम जिस बैंक में अपना लॉकर खुलवा रहे हैं उसमें FD करवाना बहुत जरूरी होता है, तभी हमारा लॉकर खुल पाता है। FD क्यों करवाते हैं? FD बैंक अपनी सिक्योरिटी के लिए करवाता है। FD का चार्ज क्या होता है? जितना हमारे लॉकर का एनुअल चार्ज होता है उसके 5 टाइम यानी 5 टाइम मल्टीप्लाई करके जो बनता है वही हमारा FD होता है। तो बैंक हमें FD के लिए जरूर कहेगा और वो FD हमें खुलवानी भी पड़ेगी अगर हमें बैंक में लॉकर खुलवाना है तो ये जरूरी है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लॉकर के लिए अकाउंट खुलवाना जरूरी नहीं है, लेकिन लॉकर के लिए FD खुलवाना बहुत जरूरी है। और FD का रेट क्या होगा? जो हमारे लॉकर का एनुअल रेट होगा उसका 5 टाइम हमारा FD का रेट होगा। और सबसे बड़े इसके ऊपर एक क्वेश्चन उठता है, क्या उस FD पे हमें ब्याज भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। उस FD पे हमें ब्याज उतना ही मिलेगा उस टाइम पे जो FD पे ब्याज चल रहा होगा RBI के अनुसार, उसके गाइडलाइन के अनुसार उस बैंक का जो भी रेट चल रहा होगा FD पे, वो रेट हमें अपनी FD पे जरूर मिलेगा। अब बात आती कि FD कितने टाइम तक रहेगी। वो FD जब तक रहेगी जब तक आप अपना लॉकर बैंक को हैंड ओवर नहीं कर देते। यानी आपने बैंक का लॉकर 1 साल के लिए लिया, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जब तक आपके अंडर में लॉकर है तब तक बैंक के अंडर में आपकी FD है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। जितने दिनों के लिए, जितने महीनों के लिए, जितने साल के लिए आप बैंक का लॉकर अपने पास रखते हो, बैंक भी आपकी FD उतने साल, उतने महीने, उतने दिन के लिए अपने पास रखता है। जिस दिन आप लॉकर उन्हें देते हो वो आप FD आपको ब्याज के साथ मैच्योर करके आपको बैंक दे देता है। उम्मीद है यहाँ तक बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई, क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि जो लॉकर का जो रेट है, ये लॉकर की जो कैटेगरी है वो कैसी होती है, यानी कितने रेट तक का लॉकर मिलता है या कितना बड़ा मिलता है, हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं। मान लीजिए बैंक के पास 3 साइज के लॉकर A, B, C। बैंक के पास आपका जो सामान है उसके अकॉर्डिंग लॉकर की 3 कैटेगरी होती है। अगर आपके पास सामान कम है तो आप छोटे लॉकर की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके पास सामान थोड़ा ज्यादा है तो आप मीडियम टाइप के लॉकर की तरफ जा सकते हैं। और आपको लगे कि आपका सामान थोड़ा सा और ज्यादा है तो आप C कैटेगरी के लॉकर की तरफ जा सकते हैं। अब जो A कैटेगरी का लॉकर होता है, जो फर्स्ट लॉकर होता है यानी स्मॉल लॉकर होता है, उसका जो प्राइस होता है वो गांव में लगभग 5,000 के आसपास और अगर शहर की बात करें तो 10,000 के आसपास तो होता ही होता है। यानी कि ये
जो रेट है ये स्मॉल लॉकर का रेट है जो गांव से लेके शहर तक में लगभग 5 से 10 हजार के बीच में कितना भी हो सकता है और ये एनुअली हो सकता है, यानी साल का आपका 5 से 10 हजार रुपए लगेगा। हम 10 हजार रुपए मान के चलते हैं एक रफली तौर पे। अब बात करते हैं बी यानी कि मीडियम टाइप के लॉकर में। जो इसका रेट होता है वो लगभग 10 हजार से लेकर और 20 हजार तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है शहर और गाँव के या फिर आपके जो आसपास के इन्वायरमेंट में, आपकी मेट्रो सिटी है या जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, कोलकाता, मुंबई, जो भी आपके आसपास का एरिया जितने साइज पे डिपेंड करता है। लेकिन इसका रेट लगभग 10 हजार से 15 हजार या 20 हजार तक हो सकता है। ये कितना भी हो सकता है, ये बैंक के ऊपर निर्भर कर। अब आता है सी कैटेगरी यानी सबसे बड़ा लॉकर। जो उसका होता है रेट वो लगभग 20 हजार से 25 और 30 हजार तक भी जा सकता है। ये लॉकर का रेट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आओगे। ये कैटेगरी स्मॉल कैटेगरी होती है, इसका रेट ये होता है। ये मीडियम कैटेगरी, इसका रेट ये होता है। एंड ये बिग कैटेगरी, इसका रेट ये होता है। ये लॉकर टू लॉकर वेरीफाई करता है और जो ये रेट होता है ये एक साल का अमाउंट होता है, न कि मंथ का। ये ऐसा नहीं है कि पर मंथ आपको 10 हजार या 20 हजार देने हैं, 25 हजार देने, नहीं। ये साल का आपका रेट होता है उस लॉकर का और इसी के 5 टाइम आपको एफडी करवानी होती है। मान लीजिए आपने ये लॉकर को लिया, आपने स्मॉल लॉकर को लिया और इसका रेट कितना है 10 हजार रुपए, 10 हजार का इसका रेट है। तो आपको ये 5 टाइम लगभग 10 हजार का 5 टाइम यानी 50 हजार रुपए आपको एफडी में बैंक के पास रखना होगा। एफडी में बैंक के पास आपको 50 हजार रुपए का जो है सिक्योरिटी के रूप में रखना होगा। ये कंपलसरी है, आरबीआई की रूल के अनुसार है, गाइडलाइन के अनुसार है। और अगर आप मीडियम लेते हो तो 20 हजार का 5 टाइम यानी 1 लाख रुपए। और अगर आप बिग लॉकर लेते हो तो या 20, 25, 30 जो भी उसका रेट है उसके 5 टाइम के अनुसार आपको एफडी करवानी होगी। उम्मीद है आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया कि लॉकर की कैटेगरी क्या होती है और बैंक उसका रेट कैसे वेरीफाई करता है यानी कैसे रखता है। पूरी जानकारी इसमें दे दी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आता है कि हम बैंक के लॉकर में कौन कौन सी चीजें रख सकते हैं और बैंक के लॉकर में कौन कौन सी चीजें नहीं रख सकते। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको किसी चीज का कंफ्यूजन ना हो। आप सामान ले जाते वक्त इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रख सकें। ये वीडियो काफी है इस चीज को समझाने के लिए कि आप बैंक में क्या ले जा सकते हो, क्या रख सकते हो और क्या नहीं रख सकते। पहले हम बात कर सकते हैं कि बैंक के लॉकर में आप क्या क्या रख सकते हो। तो सबसे बड़ी बात, बैंक में आप अपने गोल्ड को रख सकते हो, गोल्ड ज्वेलरी को रख सकते हो, डायमंड्स रख सकते हो, किसी भी तरीके के जो महंगे महंगे स्टोन आते हैं वो रख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, आपके कोई भी दस्तावेज हैं किसी भी चीज के वो रख सकते हो। लीगल तरीके से जो भी आपकी चीजें हैं वो आप सभी बैंक के अंदर रख सकते हो, लॉकर के साइज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कागज के हैं तो उनको प्लीज लेमिनेट करा के जरूर रखें, क्योंकि अगर वो बिना लेमिनेट होंगे और अगर दीमक खा जाती है तब बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। जब अपने डॉक्यूमेंट्स को अगर आप बैंक में रखने जा रहे हो, लॉकर के अंदर रखने जा रहे हो, तो प्लीज उनको लेमिनेट कराएं, प्लास्टिक के अंदर अच्छे से रैप करें, देन उसके बाद ही आप लॉकर के अंदर रखें। वरना अगर दीमक खा जाती है, किसी भी कारण से फफूंदी लग जाती है, तो बैंक उस चीज जगह पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। चाहे वो आपके फिर डॉक्यूमेंट्स करोड़ों के हो या आपकी लाइफ के कितने भी बड़े डॉक्यूमेंट्स हो, सर्टिफिकेट हो, बैंक उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। बैंक पहले ही बोल देता अगर कागज की चीजें हैं तो लेमिनेट कराएं, उसको किसी भी तरीके के पॉलिथीन के अंदर बहुत अच्छी सुरक्षित तरीके से रखना, ये आपकी जिम्मेदारी। ठीक है। अब बात आती है कि हम कौन सी चीजें बैंक के लॉकर में नहीं रख सकते। तो सबसे बड़ी बात, ऐसा कोई भी इलीगल वेपन्स हम बैंक में नहीं रख सकते। किसी भी तरीके का कोई वेपन्स है, कोई ग्रेनेड है या कोई भी ऐसी हथियार है, उसको हम बैंक में नहीं रख सकते। सेकंड, हम बैंक में कोई भी किसी भी तरीके का ड्रग्स नहीं रख सकते, कोई भी पॉइजन नहीं रख सकते। थर्ड, बैंक में कोई भी ऐसा रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं रख सकते जिससे बैंक में हानि हो सके या बैंक
के लॉकर को हानि हो सके या बैंक में कभी भी इन फ्यूचर ब्लास्ट हो सके। इस चीज को ध्यान में रखना कि वो नहीं रखना होता है। और एक छोटी सी बात और, बैंक में कैश भी नहीं रखा जाता। यूं तो लोग कैश रखते हैं छुपा के, लेकिन फिर भी गाइडलाइन के अनुसार पहले ही मना कर दिया जाता है कि अगर आप कैश रखते हो तो ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बैंक का इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं। मान लीजिए आपने 1 करोड़ का बंडल रख दिया और उसको दीमक खा गई या फफूंदी लग गई या नोट खराब हो गए, उस केस में अगर आप बैंक पे किसी भी तरीके का इल्जाम लगाते हो, एलिगेशन लगाते हो, तो उस केस में आप ही गलत ठहराए जाओगे, न कि बैंक। बैंक साफ तौर पे आपसे मना कर देगा कि आप बैंक में कागज के पैसे नहीं रख सकते। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए हो क्या रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए बैंक में जाएं और जाने से पहले इस चीज का ध्यान में रखें कि आप जो रखने जा रहे हो कहाँ तक वैल्यूबल है, और अगर वो कागज की बनी है तो कितनी सेफ्टी से मैंने उसको रैप किया हुआ है, ताकि इन फ्यूचर उसमें किसी तरीके की फफूंदी या दीमक ना लगे। तो इस चीज का ध्यान रखें। बैंक में कभी भी इन चीजों को रखने से पहले प्लीज एक बार अपने आप से जरूर उसको वेरीफाई कर ले, कंसीडर कर लें, चेक कर लें, उसके बाद ही बैंक के लॉकर में रखें। अब एक बात और आ जाती है कि बैंक में जब हम लॉकर खुलवा लिया है, ओपन हमारा हो चुका है, अब बैंक में हम सामान रखने जाते हैं, तब का क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा इस चीज पे मैं आपको ध्यान दे दूं कि जैसे मान लीजिए आपने लॉकर खुलवा लिया है, अब अपनी ज्वेलरी को लेके बैंक के अंदर गए, तो एक बैंक का एक आदमी आपके साथ जाएगा, जो भी लॉकर रूम होगा उसके साथ आपके साथ जाएगा, और लॉकर रूम में वो आपके साथ जाएगा और अपने एक मास्टर की से पहले वो अपने सबसे पहले मास्टर की से आपका लॉकर को खोल देगा। खोलने के बाद उस लॉकर में से जो एक इतना सा बॉक्स निकल के आएगा, मैं आपको दिखा दूंगा, आपको दिख भी रहा होगा, वो एक बॉक्स निकल के आएगा, वो उस बॉक्स को आपके सामने रख देगा। उसके बाद वो अपनी मास्टर की को लेके बाहर आ जाएगा। ना ही तो वो आपका सामान देखेगा, ना ही ये देखेगा कि आप क्या रख रहे हो और क्या उसमें से ले रहे हो, वो कुछ नहीं देखेगा। उसका काम इतना होता है, वो आपके साथ जाएगा और सबसे पहले वो देख लेगा कि आसपास कोई चीज तो ऐसी नहीं पड़ी है पहले से, किसी पहले ग्राहक की जो पहले से पड़ी हो, उस चीज को देख लेगा। फिर वो मास्टर की से लॉकर को खोलेगा और आपके पास उस डब्बे को लाके रख देगा। उसके बाद उसका काम खत्म, वो बाहर आ जाएगा। अब आप उसमें क्या रखते हो क्या नहीं रखते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर उसमें कोई भी चीज आप ऐसी रखते हो, ये फुली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल है, वो आपको कभी टोकेगा नहीं। जब आप रख दोगे, आप जब उसे बुलाओगे, उसका काम फिर से वही होगा। वो चारों तरफ से देखेगा कि कोई चीज आपके हाथ से छूट तो नहीं गई है। फिर आपसे पूछोगा कि आप संतुष्ट हैं, आपने जो रखा है फुली आपने रख दिया है ना, कोई चीज छूट तो नहीं गई है। देन वो उस बॉक्स को उठाएगा, लॉकर के अंदर रखेगा और मास्टर की से बंद करेगा और एक की आपको दे देगा। वो की आप उससे बंद करोगे, यानी कि एक लॉकर पे डबल लॉक लगेगा। एक तो बैंक के एम्प्लॉय का लगेगा, जिसे मास्टर की या बैंक की बोलते हैं। एक लगेगा कस्टमर की या एम्प्लॉय की, जो आपकी होगी, जो आपको दी गई होगी। एक की वहां लग जाएगी। तो 2 की एक लॉकर पे लगती है। बैंक के पास मास्टर की रहती है हमेशा और कस्टमर की आपके पास रहेगी। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा बैंक में जाकर सामान रखने का क्या प्रोसेस होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास। अब बात आती है कि मान लीजिए कि ये जो 2 की है, उसमें से आप वाली की कभी ना कभी आपसे मिस हो गई, तब क्या होगा। तो इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक वो आपके ऊपर ही आएगा, यानी आपका एक खर्चा बढ़ जाएगा, अच्छा खासा पेनल्टी लगेगी। क्योंकि जो ये लॉकर होते हैं ना, ये सिंपल लॉकर नहीं होते, ये बहुत ही मजबूत होते हैं, लाखों करोड़ों के बने हुए होते हैं। अगर गलती से आपने की को घुमा दिया तो ये मान के चलिए कम से कम भी 35, 40, 45, 50, 60, 70 हजार रुपए तक का खर्चा आपका आ सकता है फाइन के तौर पे। क्योंकि आपके सामने फिर लॉकर को तोड़ा जाएगा, उस चाबी को बनवाया जाएगा और इन सारे प्रोसेस में इतना खर्चा तो लग ही जाएगा। ये बैंक के ऊपर डिपेंड होता है कि वो आपके ऊपर कितना चार्ज करता है। लगभग ये मान लीजिए 35 से 70 हजार के रूप में आपके ऊपर एक अच्छे खासे पेनल्टी लगती है। इसलिए अपनी चाबी को संभाल के रखना। जब भी बैंक आपको आपके लॉकर की चाबी दे, उस चाबी को बहुत अच्छे से संभाल के रखना, वरना आप वो चाबी गुम होने के बाद आपके ऊपर अच्छा खासा पेनल्टी लगेगा। और अगर बैंक की मास्टर की गुम हो जाती है, तो जिस बैंक के एम्प्लॉय के पास वो मास्टर की होती है, तो उसकी भी बैंड बच जाती है, यानी उसकी पूरी सैलरी भी खत्म हो जाती है और उसके अलावा भी पैसा लगता है। तब आपका कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन हाँ बैंक के एम्प्लॉय का अच्छा खासा पैसा लगता है, अच्छी खासी पेनल्टी लगती है और डांट भी लगती है, वो अलग से। इन दोनों केस में मैंने बता दिया कि अगर आपकी चाबी गुम हो गई तब क्या होगा, और अगर बैंक की मास्टर की गुम हो गई तब क्या होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब एक सवाल आता है कि अगर मान लीजिए कि बैंक में चोरी हो जाए या लॉकर टूट जाए, तब तो आपकी गलती नहीं है,
किसी भी कारण से बैंक में चोरी हो जाए या लॉकर टूट जाए, कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसमें आपका कोई रोल नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके लॉकर का डैमेज होना उसके अंदर तय है, यानी डैमेज हो चुका है, तब क्या होगा? तो आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार, आरबीआई की जो रूल रेगुलेशन उसके अनुसार, उस वक्त बैंक को तो पता नहीं है कि आपके बैंक में क्या है, आपके लॉकर में क्या है। हो सकता है 50,000 की एक अंगूठी हो सकता है 50 लाख की कोई सामान हो, ये सिर्फ आप जानते हो, बैंक नहीं जानता। तो इसलिए आप उस बैंक पे कितने का भी केस कर सकते हो। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया है, जो पहले ही साइन करवा के रख लिया जाता है। इन केस अगर बैंक में चोरी हो जाती है, आपका लॉकर बैंक के किसी भी कारणवश टूट जाता है, उस वक्त बैंक आपका जो भी लॉकर का जो एनुअल रेंट होता है उसका 100 टाइम जितना बनता है वो आपको पे करेगा। अब चाहे आपका सामान 1 रुपए का हो, 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, उसका कोई मैटर नहीं करता। आपका जो बैंक का एनुअल चार्ज है उसका 100 टाइम जितना भी बनता है, बैंक केवल आपको वो पेमेंट करेगा। उम्मीद आपको समझ में आ गई हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपका एनुअल रेंट है 10,000 रुपए, यानी आप अपने बैंक में लॉकर का चार्ज है वो 10,000 रुपए पर वर्ष दे रहे हो, तो उसका 100 टाइम यानी कि 10 लाख रुपए आपको बैंक पे करेगा। अब चाहे आपका सामान 50,000 का है, 10,000 का है उस लॉकर के अंदर, या फिर 1 करोड़ का है, 1 करोड़ का है तब भी आपको 10 लाख रुपए ही मिलेंगे, और अगर 10 रुपए का है, 10,000 का है, तब भी आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। यानी आपका एनुअल जो रेंट है उसका 100 टाइम आपको बैंक पे करेगा। उम्मीद है ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई, क्लियर समझ में आ गया होगा कि बैंक आपको चोरी की स्थिति में क्या पेमेंट करेगा। लेकिन एक स्थिति और उत्पन्न होती है, यानी कि कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, अर्थक्वेक आ गया, किसी भी कारण से बाढ़ आ गई, बैंक डूब गया, बैंक जमीन में धंस गया, बैंक की पूरी इमारत तहस नहस हो गई, नेचुरल डिजास्टर आ गया। उस केस में क्या? तो उस केस में कुछ नहीं। जी बिल्कुल आपने सही सुना, आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार नेचुरल किसी भी कोई क्लाइमेट कोई भी चेंज होता है, कोई भी डिजास्टर आता है, उस वक्त उस स्थिति में बैंक कुछ भी पे नहीं करेगा। चाहे आपके लॉकर में कितनी भी बड़ी राशि थी, चाहे आपके लॉकर में कितना भी बड़ा सामान रखा था, उस वक्त बैंक हाथ ऊपर खड़े कर लेगा और आपको कुछ भी पे नहीं करेगा। बैंक नेचुरल डिजास्टर के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। वो केवल जो बैंक के कारणों से या बैंक के किसी भी कारण से चोरी हो जाए, सिक्योरिटी कारणों से, तभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसके अलावा वो नहीं लेता। अब एक लास्ट क्वेश्चन और आ रहा है मेरे दिमाग में, उसको भी लेके चलते हैं कि बैंक में कितने लोग एक ही लॉकर के साथ जुड़ सकते हैं। कई बार होता है ना कि हस्बैंड वाइफ क्या एक ही लॉकर खुलवा सकते हैं, और खुलवा सकते हैं तो उसकी क्या स्थिति रहती है। तो देखिए ऑलमोस्ट 4 लोग एक ही लॉकर को एक्सेस कर सकते हैं एक ही बार में। ये बैंक की तरफ से सुविधा होती है कि 4 लोग मैक्सिमम एक लॉकर को एक्सेस कर सकते हैं। वो हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, उनके आपस के जो रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, मैक्सिमम 4 लोग हो सकते हैं। हम हस्बैंड वाइफ को लेके चलते हैं कि अगर कोई लॉकर खुलवाए और वो हस्बैंड वाइफ दोनों लॉकर खुलवाते हैं, उसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि भाई जिस वक्त लॉकर को ओपन करना होगा उस वक्त दोनों का साथ होना जरूरी है। तो जो म्यूचुअल है उस पे भी साइन किया जाता है कि भाई हम जब दोनों साथ आए तभी लॉकर को ओपन किया जाए, और उसमें ये भी साइन किया जा सकता है कि भाई हम में से कोई भी आ सकता है, यानी सेपरेट हम आकर लॉकर भी यूज कर सकते हैं। ये भी हम रिटर्न में दे सकते हैं, कोई भी एक आए लॉकर को यूज करे और ठीक है। लेकिन अगर हमें भरोसा नहीं है, हम चाहते हैं कि नहीं हम दोनों का साथ आए तभी लॉकर की चाबी हमें हैंडओवर हो, तो भी हो सकता है। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने लॉकर का रेंट नहीं भरा है, आपका पूरा साल हो गया है, आपने रेंट नहीं भरा है, अगला महीना भी हो गया, उससे अगला महीना भी होगा, तब क्या काम आए? इसी दिन के लिए बैंक आपकी एफडी को करवा के रखता है। जो 5 टाइम की जो एफडी करवा के रखता है ना, वो बैंक इसी दिन के लिए करवा के रखता है। इन केस आप लॉकर का रेंट नहीं भरते हो तो बैंक उस केस में आपकी एफडी को यूज कर, यानी जो आपने एफडी की हुई है उस एफडी को ब्रेक करता है और बैंक सबसे पहले अपना रेंट भरता है। तो ये बात इसीलिए लागू होती है कि जब आपकी एफडी करवाती है बैंक अपनी सिक्योरिटी के लिए, कि भविष्य में अगर आप रेंट नहीं भर पाते तो सबसे पहले वो एफडी पे हाथ डालता है, एफडी तोड़ता है और अपना रेंट भरता है। और एक क्वेश्चन ये है कि मान लो किसी ने लॉकर खुलवाया और वो खुलवाने वाला किसी कारणवश नहीं रहा दुनिया में, तब क्या? उस स्थिति में लॉकर उसके
नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि नॉमिनी उस सामान का हकदार होता है, एक्सेस कर सकता है। बस जो जिस दुनिया में नहीं है उसका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, नॉमिनी के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और बैंक आपको लॉकर हैंडओवर करने देगा। इसलिए ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। मैंने बैंक लॉकर के संबंधित सारी जानकारी आपको बता दी है ऑलमोस्ट। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपके मन में है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछना, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।